देखो, आज तुम लोगों को हिस्ट्री का सब्जेक्टिव बतलाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में 6 गो सब्जेक्टिव पूछेगा तुमको परीक्षा में, उसमें से कितना बनाना है? 3 गो। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाए थे ना परसों, ना 2 दिन पहले पढ़ाए थे पॉलिटिकल साइंस। आज पढ़ा रहे हिस्ट्री, ठीक है। आज जो बतलाएंगे हिस्ट्री में, जो विषय पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, पॉलिटिकल पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, साइंस का कोई विषय पढ़ा है, ठीक है। अब क्रैश कोर्स की तरह पढ़ाएंगे कि सब जितना बतलाएंगे सब VVI क्वेश्चन, ठीक है। तो आज 10 क्वेश्चन बतलाते, 10 में से थोड़ा पक्का 3 क्वेश्चन आ जाए, गारंटी। आज 3 क्वेश्चन जो परीक्षा पूछेगा, 6 में 3 क्वेश्चन, तो 6 में 6 नहीं तो 3 क्वेश्चन तो पक्का ही जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चे मेरे YouTube चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कि आगे वाला वीडियो जो प्रत्येक दिन पढ़ाते वो मिलता रहे, ठीक है। और चैनल को शेयर भी कर दे ज्यादा से ज्यादा। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है इसको? हो ची मिन मार्क है, ना क्वेश्चन है। देखो, कभी कोई चीज को रटो नहीं, समझो। अगर तुम किसी चीज के बारे में, कोई भी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, अगर तो तुमको कन्फर्म याद नहीं परीक्षा में, तो परीक्षा में क्या 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 करना होता है? अगर तुम उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखे हुआ है, चाहे तुम उसके बारे में कुछ जान रहा है, तो अगर थोड़ा बहुत भी जानना तो लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है। और साथ ही तुम जनवे नहीं करेगा कि हो ची मिन मार्क क्या है, तो साथ ही तुम नहीं लिखेगा। इसीलिए नॉलेज रहना चाहिए। और जब तुम कन्फर्म किसी चीज को याद कर लेगा, समझ के याद करो, समझ लेगा, तो तुमको कोई दिक्कत ना होगा। कोई भी क्वेश्चन पूछे परीक्षा में, कोई भी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी विषय का, आराम से उसके बारे में 5-6 लाइन लिख सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हो ची मिन मार्क क्या है ना, बताए। देखो, तो हो ची मिन मार्क क्या था पहले समझ लो। हो ची मिन मार्क क्या था? यह सर ना हनोई से चलकर, हनोई जगह था, हनोई चलकर लाओस काम्बोडिया क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, ठीक है। वियतनाम को 2 भागों में तोड़ा गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो जो सड़क था ना, ठीक है, हनोई से चलकर लाओस काम्बोडिया क्षेत्र से गुजरता, लाओस काम्बोडिया जगह था, वो दक्षिणी वियतनाम तक मतलब गया था वो सड़क, ठीक है। क्या था इससे ना, मतलब सड़क, मेन सड़क था वो, मेन सड़क। तो उससे ना सैकड़ों, मतलब बहुत सारा सड़क ना कच्ची पक्की, कच्ची मतलब जो रोड नहीं होता कच्ची, जिसमें सोलिंग टाइप के रहता है, अब पक्की माने वो पिच कर रहता है, ठीक है। तो सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें जुड़ी हुई थी। तो क्या होता था, जो वियतनाम जो था ना, वियतनाम, उसका जो मतलब उसी सड़क के द्वारा ना मालों का सप्लाई होता था, मतलब सामान इधर से उधर जाता था। इससे क्या होता था कि वो जो सड़क से उसका जीवन रेखा जुड़ी थी, मतलब सड़क व्यापार करने के लिए प्रमुख था। तो अमेरिका क्या करता था मालूम है? अमेरिका क्या करता था? अमेरिका उस पर, मतलब वियतनाम पर नियंत्रण रखने के लिए ना उस सड़कें तोड़ देता था, कि सड़क तोड़ देंगे तो यहाँ के लोग लाचार हो जाएगा, उसको व्यापार नहीं करेगा। तो सड़क तोड़ता था, बम मार के तोड़ देता था, लेकिन वहां के जो लोग था, वियतनाम के जो लोग था, उसको मरम्मत कर लेता था। वियतकांग जो वहां था एक नेता, उसके समर्थित लोग था, और वियतनामी लोग था, उस मरम्मत कर लेता था। कहला, अगर मरम्मत नहीं करता सड़क तो व्यापार बंद हो जाता, इसलिए मजबूरी था उसको मरम्मत करना। तो अमेरिका वाला तोड़ता था और ये सब मरम्मत कर लेता था, क्योंकि उसी सड़क से उसका क्या होता था, मतलब व्यापार का काम होता था, सामान मतलब व्यापार आयात होता और निर्यात होता था। मतलब सड़क मुख्य था, जीवन रेखा उस सबके था सर, इसलिए वो सब, इसलिए अमेरिका के क्या करा बाद में, कि क्या हुआ अमेरिका के साथ, कि बाद में वो हार मान के उसको वापस भी जाना पड़ा, अमेरिका वापस भी चला गया हार मान के, ठीक है। देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, गौर से, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका? मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे? पहला क्वेश्चन समझ ना गया, हो ची मिन मार्ग क्या है, तो समझ गया कि यह सड़क से वियतनाम का जो जीवन रेखा जुड़ी हुई थी, इससे व्यापार का काम होता था। अमेरिका इसे तोड़ देता था और वियतनाम के लोग इसे मरम्मत कर लेते, समझ गया। देखो, दूसरा क्वेश्चन इसका, मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे? ये भी क्वेश्चन VVI है, ठीक ना। देखो, इसका आंसर होगा, इसका समझ लो, थोड़ा समझ लो इसके बारे में। देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना पहले समझो, ऑब्जेक्टिव में भी जब तुमको सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे ना, तो सब्जेक्टिव में भी काम आएगा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 30 दिसंबर 1906 को। कब हुआ? 30 दिसंबर 1906 को, ठीक है। इसकी नींव कौन रखा था? मुस्लिम लीग की नींव कौन रखा है? ढाका के नवाब समीमुल्लाह ने रखी थी। कौन रखा था? ढाका के नवाब समीमुल्लाह ने रखी थी, ठीक है। इसका मकसद क्या था? मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों किया गया? इसका मकसद क्या था? कि मुसलमानों को ना, मुसलमानों को सरकारी नौकरी दिलवाना, उनके हितों की रक्षा करना, उनको अच्छे पदों पर बैठाना, ठीक है। तो क्या बता रहे थे कि मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे? तो मुस्लिम लीग की स्थापना क्या कब बतलाया? 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। क्यों किया गया था? क्योंकि मुस्लिम को ना
मतलब अच्छे अच्छे पदों पर बैठाने से कि वकील बनवाना, जज बनवाना, ठीक है। कि मुस्लिम की स्थिति उस वक्त बहुत खराब था, इसलिए उसकी स्थापना किया गया था कि मुस्लिम को किस प्रकार तरक्की हो, मुस्लिम समाज किस प्रकार आगे बढ़े, ठीक है, उनको कोई पद मिले, इसलिए इसकी स्थापना किया गया था। इसका नींव कौन रखा था? ढाका के नवाब समीमुल्लाह ने रखी थी। समझ गया ना क्वेश्चन? तो कहीं भी ना क्वेश्चन रट के याद नहीं करो, समझ जाएगा। और जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं, ठीक है, जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं, देखो जितना क्वेश्चन तुमको बतला रहे हैं, तुमको ना आराम से वीडियो सुनना है और उसके बाद अपना से लिखना है, ठीक है। कहीं से कुछ प्रयोग नहीं करना है, कोई भी गेस करो, कोई भी किताब, उसमें से हम क्या समझा रहे हैं वही लिखना है, उसमें से अपना भाषा में। क्योंकि परीक्षा में तुमको वहां अपने भाषा में लिखना है। कल जो तुम याद कर ले जाए यहाँ से जाएगी ना, तो बच्चा जब जाता है परीक्षा में बैठता है तो बहुत सारा चीज दिमाग से हट जाता है, या डर के कारण हो या हेजिटेशन हो, ठीक है। इसीलिए अपना भाषा में तोड़ने का अभी से ही प्रयत्न करो। किस प्रकार कोई भी क्वेश्चन को अपना से बना सकते हैं, अपना से तोड़ सकते हैं, ठीक है। देखो ये दोनों क्वेश्चन हो गया, हो ची मिन मार्ग भी हो गया, मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे। तीसरा क्वेश्चन बहुत भी है, ठीक नहीं, 20 में पूछा और 22 में पूछा है, ठीक है। 20 में पूछ ले और 22 में पूछ ले। तीसरा क्वेश्चन है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, ठीक है। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो जब देश गुलाम था, समझ लो, जब देश गुलाम था तो किसका शासन था उस वक्त? अंग्रेज का। तो अंग्रेज क्या किया था? नमक पर न कर बढ़ा दिया था, कर में टैक्स होता है, ठीक है। तो नमक पर कर बढ़ा दिया था, तो मतलब महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन चला, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि गांधी जी और भारत का जो अन्य क्रांतिकारी था, जो गांधी जी का नेतृत्व कर रहे थे, तो ये सबका उद्देश्य था कि नमक कानून का उल्लंघन करना था। तो क्या हुआ दांडी यात्रा में? क्या क्या उद्देश्य था कि समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर और सरकारों को बताना था कि नमक पर कर बढ़ाना उचित नहीं है। यहाँ इस मकसद क्या था कि हम भी नमक बना सकते हैं। जो अंग्रेजी सरकार को बताना था कि जो नमक पर कर बढ़ाया गया, कर जो टैक्स बढ़ाया गया वो उचित फैसला नहीं है। ताकि इसका कैसे आंसर लिखेगा कि दांडी यात्रा का उद्देश्य था कि समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर, ठीक है, नमक कानून का उल्लंघन करना था और सरकार को बताना था कि नमक पर कर बढ़ाना उचित नहीं है। इस प्रकार तुम आंसर लिख सकता है, ठीक है। आंसर भी बतला रहे कैसे लिखना है, ठीक है। यही था दांडी यात्रा का उद्देश्य। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिरमिटिया मजदूर कौन थे, इन्हें विशेषकर किन कार्यों में लगाया जाता था। देखो बहुत भिविया क्वेश्चन, कभी नहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो गिरमिटिया मजदूर कौन थे? देखो जब अंग्रेज शासन कर रहा था भारत देश पर, शासन कर रहा था ना, तो यहाँ के गुलाम हुआ यहाँ के लोग। तो यहाँ के लोगों को ना जो अंग्रेज शासित लोग, अंग्रेज जहाँ शासन कर रहा था, उसका जो जहाँ शासन था, वहां के लोगों को ना कहाँ ले जाया जाता था? जहाँ उसका दूसरा जगह शासन है, ठीक है। तो वहां ले जाके उनको ना काम कराया जाता, जैसे कि इन्हें है ना, इन्हें विशेषकर किन कार्यों में लगाया जाता था? तो क्या चीज में लगाया जाता? गन्ना की खेती में। तो गन्ना की खेती होता था ना, तो क्या होता था कि जहां अंग्रेज शासन कर रहा था वहां के मजदूर को ना दूसरे जगह ले जाया जाता था जहां उसका शासन है, ठीक है। तब भारत देश गुलाम था, तब भारत के मजदूर को ना ले जाया जाता था कहाँ? जैसे फिजी, ठीक है, मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस, ठीक है, ये सब देश में ले जाके वहां जमैका में भी ले जाया जाता, तो वहां ले जाके भारत, जैसे भारत के बहुत सारा जो लोग था ना, कि अभी भी जमैका इस सब में जो बहुत दिन से जो पहले गया होगा देश गुलाम से पहले, वहां बसा हुआ है, अभी भी वहां वहीं रह गया, सब वापस नहीं आया। अंग्रेज तो लेकर गया यहाँ से काम करने के लिए वहां, और वहां से वापस नहीं लाया, वहीं बस गया सब। तो ना मॉरिशस में ना बहुत सारा थोड़ा बिहार यूपी के आदमी मिल जाएगा, भोजपुरी बोलता वहां, भोजपुरी बोलता है। तो इसका आंसर कैसे लिखना? औपनिवेशिक देशों के वैसे श्रमिक, मतलब औपनिवेशिक माने होता है जहां अंग्रेज शासन करता है, उसको औपनिवेशिक कहा जाता है, ठीक है। यानी उपनिवेश मतलब गुलाम। तो औपनिवेशिक देशों के ऐसे श्रमिक जिन्हें विशेषकर उन क्षेत्रों में ले जाया जाता जहां उनका शासन होता था, उन्हें विशेषकर क्या चीज में लगाया जाता था? गन्ना की खेती में। अब कौन देश में ले जाया कौन कौन देश में ले जाया गया? जमैका लिख देना, जैसे जमैका, फिजी, मॉरिशस, इन देशों में ले आया, तो वहां उनको गन्ना उन्ना खेती में लगाता था। और वहां जब देश अंग्रेज भाग गया भारत छोड़ के, तो सबके हुए छोड़ दिया, वापस यहाँ नहीं लाया, ठीक है। तो हुए सब रह गया, अपना जीवन बसर वहीं करने लगा और वहीं के बासी हो गया, भारत वापस नहीं आया।
तब देखेगा ना जमैका में, इस समय ना बहुत सारा तुरा भारतीय मिल जाएगा, मॉरिशस में, ठीक है, इस समय मिल जाएगा, फिजी में मिल जाएगा तुमको बहुत सारा विदेश। समझ गया ना क्वेश्चन? आंसर बतला दे कैसे लिखना है। को औपनिवेशिक देशों के ऐसे श्रमिक जिन्हें विशेषकर उन क्षेत्रों में ले जाया जाए वहां जहां उनका शासन रहता था। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हो गया। गिरमिटिया मधुर समझना गया। अब देखो निरोधकीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? निरोधकीकरण, देखो निरोधकीकरण जो क्वेश्चन है औद्योगिकरण से जुड़ा हुआ है। देखो औद्योगिकरण में क्या था कि मशीनों का आविष्कार हुआ, ठीक है। निरोधकीकरण माने क्या होता है कि जो छोटा छोटा जो उद्योग था ना, कुटीर उद्योग, उसको पतन होना, उसको बंद होना को ही निरोधकीकरण कहते हैं। इसका आंसर कैसे लिखना पहले समझ लो। इस कार्य में जब बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार हुआ तो बड़े बड़े कारखाने लगने शुरू हुए। जब बड़ा बड़ा मशीन बनेगा तो बड़े बड़े कारखाने लगा। तो जो पहले हाथ से जो सामान बन रहा था, हाथ से, तो हाथ से बन रहा था सामान, उसके जगह क्या हुआ, मशीनों से सामान बनने लगे। तो हाथ से सामान बनेगा तो महंगे ना होगा। अब एक जो फैक्ट्री में 20 आदमी काम करेगा, 50 आदमी काम करेगा, 100 आदमी काम करेगा, वो अकेले मशीन कर देगा काम। तो जो पहले हाथ से बन रहा था सामान क्या हुआ, से मशीनों से बनने लगा। मशीनों से बहुत बड़े पैमाने बना, तब मशीनों से जो सामान बनता वो सस्ता होता था। ठीक है, जब मशीन बड़ा मशीन बनने लगा तो छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग था, कुटीर जो घरेलू टाइप के उद्योग था, जो घर में सामान हो रहा था, हाथ से बन रहा था, वो सब क्या हुआ, बंद होने लगा, वो सब पतन हो गया, उसका समाप्ति हो गया। तो उसी को क्या कहा गया, निरोधकीकरण। मतलब छोटे छोटे उद्योग को बंद होना, कुटीर उद्योग को बंद होना क्या कहलाएगा, निरोधीकरण। जब बड़ा उद्योग बनिए जाएगा तो हाथ से कला सामान बनेगा। जैसे उदाहरण लो तुम, पहले होता था कि जो आटा जो पिसाता था चक्की पर पिसाता था, तब देर लगता था, बहुत दिन भर पिसता था तब पिसाता था। अब आटा चक्की बन जाएगा तो कला सब जाता पर पिसेगा। ये तो सोचने वाली बात है ना। पहले धान कूटने वाला हाथ से कूटता था, मशीन आएगा तो कलाती करेगा, तो मशीन से तुरंत हो जाता है। अब भर दिन कूटेगा तब होगा। अब मशीन से तो एक दिन में कुंटल के कुंटल गति कर देगा, कुंटल से कुंटल कर देगा। ठीक है, एक दिन में कितना कुंटल गेहूं पीस देगा ना, यही होता है। तो उदाहरण समझो, कुटीर उद्योग बंद होने लगा, छोटा छोटा उद्योग बंद होना ही निरोधकीकरण कहलाता है। इसका आंसर कैसे लिखना कि जब बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार हुआ था, बड़े बड़े उद्योग लगने शुरू हुए, जिसके कारण जो पहले हाथ सामान बनता था क्या मशीनों से बनने लगे, जो सस्ता होता था, जिस कारण क्या हुआ, छोटे छोटे कुटीर उद्योग बंद होने लगे। उसी को क्या कहते हैं, निरोधकीकरण। समझ गया ना। देखो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं ना है। देखो निरोधीकरण समझ गया, उद्योग वाला, कुटीर उद्योग पतन होने को निरोधीकरण करते। देखो आर्थिक संकट माने क्या होता है, देखो आर्थिक संकट का अर्थ होता है क्या, तो देखो अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा लाभ किससे पहुंचता है, कृषि से, फिर उद्योग से, फिर व्यापार से। जब कृषि, उद्योग और व्यापार कोई देश में जब तीनों का स्थिति खराब हो जाए, बद से बदतर हो जाए, उसका मार्ग में बाधा पहुंचे, मतलब कृषि में घाटा पहुंच जाए, उद्योगों में घाटा पहुंच जाए और व्यापार में भी घाटा पहुंच जाए, जब तीनों में घाटा पहुंचेगा, ठीक है, और लोगों के पास काम नहीं रहेगा, लोग बेरोजगार हो जाएगा, उसके पास काम ही नहीं रहेगा, जब बाजार में न मुद्रा के वैल्यू रहेगा न पैसा के वैल्यू रहेगा, ठीक है, तब क्या होगा, आर्थिक संकट उत्पन्न होगा। मतलब कृषि, उद्योग, व्यापार तीनों, आज बैंकों का दिवालिया निकल जाए, बैंक कंपनी का भी दिवालिया निकल जाए, जो सामान आ रहा है बन के उसको कोई खरीदे नहीं, जब पैसे ना हाथ में रहेगा तो किनेगा कौन। तो आर्थिक संकट कब आया था, 1929 में, महामंदी। ठीक है, महामंदी आया था 1929 में। अमेरिका भी इससे खूब प्रभावित हुआ था, लोगों के पास काम ही नहीं था, पैसे नहीं था। तो इसका आंसर कैसे लगेगा, अर्थतंत्र में आने वाली ऐसी स्थिति जब तीनों क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, कृषि, उद्योग और व्यापार की स्थिति खराब हो जाए, उनके मार्ग में बाधा पहुंचे, जिसके कारण लोग बेरोजगार हो जाए। ठीक है, ऐसे लिखेगा। फिर लिखना उसके आगे कि जहां कंपनी और उद्योग का दिवालिया निकल जाए, मतलब पूरा स्थिति उसका भी दम खराब हो जाए, कंपनी में पैसे न रहे, कंपनी का सामान नहीं बने, सामानों बने तो बेचाए ना, ठीक है, दिवालिया निकल जाए, तो उसी को क्या कहेंगे, आर्थिक संकट। ठीक है, यह तो आर्थिक संकट। क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन है इसका, इनकविजिशन से आप क्या समझते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, आर्थिक संकट समझ गया ना, जब अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र का मार्ग अवरुद्ध हो जाए, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार। ठीक है, अब देखो इसको समझो, इनकविजिशन से आप क्या समझते हैं, तो आस्तिक और नास्तिक समझता है ना। आस्तिक माने क्या होता है, जो ईश्वर पर विश्वास करता है, और नास्तिक माने क्या होता है, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है।
तो उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनक्विजिशन क्या था, एक धार्मिक अदालत था। क्या था, धार्मिक अदालत था। इसको क्यों शुरुआत किया गया था, क्यों शुरुआत किया गया था, क्योंकि नास्तिक जो था ना, नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता, तो वो यीशु मसीह को नहीं मानता था, वो चर्च पर सवाल करता था, बाइबल पर सवाल करता था, उसको दबाने के लिए क्या किया गया था, इनक्विजिशन की शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो क्या बतला रहे थे, इनक्विजिशन बतला रहे थे ना। तो इनक्विजिशन क्या बतला है कि यह एक धार्मिक अदालत थी, जिसमें क्या किया जाता था, इसमें जो नास्तिक था ना, जो नास्तिक जो आवाज उठाता था चर्च के विरुद्ध, बाइबल के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध, वो क्या करता, दमन करता, दमन मतलब क्या करता था, प्रताड़ित करता था कि ऐसा नहीं करे। जब क्या हुआ वहां यूरोप में, कि जब वहां के कृषक, वहां के बुद्धिजीवी जब सवाल करने लगा बाइबल पर, रोमन कैथोलिक चर्च पर, तो उसको दबाने के लिए ना, उसको दबाने के लिए यह अदालत की शुरुआत की गई थी, समझ गया ना। तो क्या था, धार्मिक अदालत था, जो नास्तिकों को क्या किया था, उसको दबाया जाता था। जो भी धार्मिक धर्म के विरुद्ध काम करता था, जो भी अधार्मिक व्यक्ति था, उसको दबाने का काम इसके द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा, इनक्विजिशन के द्वारा, समझ गया। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई, देखो ये भी क्वेश्चन था ना, इनक्विजिशन में वीवीआई है उस चैप्टर में। इसमें और पहले हम बनाए थे, तुम लोग को बतले लेते, पांडुलिपि क्या पढ़ लेते ना, हाथ लिखी गई पुस्तक क्या कहा जाता है, पांडुलिपि, जो बहुत महंगी होती थी, दुर्लभ होती थी, पढ़ ले होंगे, ठीक है। तो उसी में, उसी चैप्टर का है ये क्वेश्चन, इनक्विजिशन, ठीक है, प्रेस और संस्कृति का। देखो ये क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है वीवीआई। खिलाफत आंदोलन में क्या क्या होता समझ लो। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में, तो जो तुर्की का जो सुल्तान था, जिसको कथी कहा जाता है, इस्लामिक संसार का खलीफा, जो मुसलमान समुदाय होता ना, मुसलमान इस्लाम जो धर्म होता, उसको ना खलीफा कहा जाता था, तुर्की के सुल्तान को, ठीक है। तब प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, ब्रिटेन था ना, तुर्की को पराजित कर दिया, मतलब क्या किया, पराजित मतलब हरा दिया, हरा दिया। और उसको क्या किया, उसके साम्राज्य को तोड़ दिया, खंड खंड कर दिया। और वहां का जो इस्लामी संसार खुद को खलीफा मानता था, उसको ना पद से हटा दिया, मतलब उसको पद से भी हटा दिया, उसके साम्राज्य को तोड़ भी दिया, खंड खंड भी कर दिया, और उसको पद से हटा। इसके कारण क्या हुआ कि पूरे दुनिया का मुसलमान ना ब्रिटेन का खिलाफ हो गया। तो यहाँ के मुसलमान, जो भारत गुलाम था 1914 में, गुलाम था अंग्रेज का, तो यहाँ के मुसलमान से, भारत के मुसलमान सभी किसके खिलाफ हो गया था, अंग्रेज के खिलाफ हो गया, ठीक है, यानी ब्रिटेन के खिलाफ हो गया और आंदोलन करने लगा। इसका महात्मा गांधी भी इसका सपोर्ट किए थे, खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी भी मुसलमान से का साथ दिए थे, जो गलत था, हम तो गलत मानते कि हाँ नहीं देना चाहिए, क्योंकि अलग उसका अलग मैटर था, वहां ब्रिटेन का अलग मैटर, वहां प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और यहाँ के मुसलमान ना मतलब खिलाफ में आते किया, मतलब ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, ठीक है। तो वही होता है, इसका आंसर लिखना, प्रथम विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन ने तुर्की के सुल्तान को पराजित कर दिया, जो इस्लामी संसार का खलीफा हुआ करता था, उसको पद से हटा दिया, तो भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन किया, खिलाफत किया, खिलाफत आंदोलन मतलब खिलाफत किया, उसे क्या कहेंगे, खिलाफत आंदोलन, समझ गया नहीं। देखो यहां अगला क्वेश्चन क्या है, खिलाफत आंदोलन समझ लो लिया, इसको आगे और समझ लो, खिलाफत आंदोलन में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, बतलाए ना कि प्रथम विश्व में जब ब्रिटेन ने तुर्की को पराजित कर दिया, ठीक है, तो वहां के जो सुल्तान था, जो इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, उसको पद से हटा दिया, इसलिए ना हुआ था। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो, कथी कह रहा है, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र प्रेम। हर देखो तुम में भी, हर व्यक्ति में राष्ट्रवाद होता है, जैसे तुम जिस जगह जन्म लेता है ना, कोई व्यक्ति जिस जगह जन्म लेता है या जन्म लेगा, उसको अपने आप नेचुरल चीज, तो वहां उस देश से ना प्रेम हो जाएगा उसको। जैसे कि राष्ट्रवाद बदलता, जैसे तुम सब कोई मारकन गांव में जन्म लिया, तो मारकन गांव, अगर वो अलग गांव में जाकर कोई बुराई करेगा मारकन गांव, तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर तुम मुजफ्फरपुर में जन्म लिया, तो घर मुजफ्फरपुर में है, और तुम जाएगा दूसर जिला में, सीतामढ़ी में जाएगा, और कहेगा मुजफ्फरपुर के आदमी खराब है, तो तुमको बुरा लगेगा कि नहीं लगा। तो राष्ट्रवाद मतलब किसी ना जगह पर डिपेंड करता है। तुम चल गया बिहार से बाहर, दिल्ली में, मद्रास में, चेन्नई में चल गया, उड़ीसा में चल गया, और वहां बोलेगा कि बिहारी खराब होता है, तो तुमको खराब लगेगा कि नहीं लगा। तो वहां पर राष्ट्रवाद बदला। और तुम चल गया भारत से दोसर देश, अमेरिका चल गया, चाहे ब्रिटेन चल गया, अगर वहां का भारतीय खराब होता है, भारत लोग ठीक नहीं होता है, तो फिर वहां थोड़ा बुरा लग रहा है। तो राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है,
कि जो व्यक्ति जिस जगह जन्म लेता है उस जगह से उसको अपने आप प्रेम हो जाता है, अपने आप प्रेम होगा, उसको बतलाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां उससे अपने आप लगाव हो जाता है। राष्ट्रवादी होता है कि अपने देश से प्रेम होना, चाहे उसकी भाषा अलग हो, चाहे संस्कृति अलग हो, चाहे उसका कुछ भी अलग हो, पहनावा अलग हो, खान पान अलग हो, कोई क्षेत्र का हो, अगर उस देश का नागरिक है तो उसको अपने आप वहां उसको देश से प्रेम होगा ही। समझ गया ना? राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कभी कि अपने देश से प्रेम होना। कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन इसका, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, यही ना? इसके पहले क्वेश्चन था राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद समझना गया? राष्ट्रवाद का अर्थ है कि अपने देश से प्रेम होना, ठीक है, चाहे व्यक्ति की भाषा अलग हो, पहचान अलग हो, खान पान, उसको अपने देश से प्रेम होता ही है। देखो दूसरा, अगर अंतिम को 10वां क्वेश्चन है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत वीवीआई है, और ये भी दोनों में से कोई पूछवे करेगा, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो जब क्रांति हुआ, मतलब रूस में क्रांति हुआ, उसका प्रमुख कारण क्या था? किसान। अब वहां के जो किसान था ना, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय था, मतलब खराब था, क्योंकि उनके पास छोटा मतलब कम भूमि था, छोटा छोटा भूमि था, और वो भूमि पर ना वो नया ढंग से खेती नहीं करते थे, पुराने ढंग से खेती करते, जो पहले होता था खेती हल बैल से, मतलब अपना पुराने ढंग से, जिसके कारण क्या होता, उनको ना मुनाफा होवे नहीं करता था, घाटे लग जाता था, और पुराने ढंग से खेती करते थे, और उनके पास पूंजी का अभाव था, पैसा भी नहीं रहता था कि और भी पूंजी ला के अच्छा खेती करे, पूंजी का अभाव था। वो करों के बोझ से दबे थे। कर मतलब होता कर मतलब कर टैक्स, कर्जे समझो उसको, कर्ज के बोझ से दबे थे। आप पुराने से खेती करते जिसके कारण उनको मुनाफा होवे नहीं करता था। समझ गया? तो आज जो किसानों का जो भाग था, 1/3 भाग उनके पास जमीने नहीं था, भूमिहीन था किसान। भूमिहीन मतलब किसी उसके पास जमीन नहीं था। वो क्या करता था, दूसरा से खेती नहीं होता गांव भर में, बटैया टाइप के, कि दूसरा से खेती का के आधा पर खेती का, उस वक्त भी होता, राजा से बड़ा जमींदार सबसे लेके जमीन और खेती करते थे, उनके पास जमीन नहीं होता था, जिस कारण का उनका स्थिति बहुत ही क्या होता था, खराब होता था। ठीक है, अब देखो 200 क्वेश्चन समझा दिए। रूसी का अंतिम में था रूस से क्रांति से रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। पहला था हो ची मिन मार्ग, क्या था ना, हो ची मिन मार्ग पढ़ा है, ठीक है। यह सड़क हनोई चलकर लाओस का मोरिया क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। अमेरिका सैकड़ों बार क्षतिग्रस्त कर चुका था, ठीक है। वियतनाम के समर्थित उसको तुरंत मरम्मत कर लेते थे। दूसरा क्वेश्चन था मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य पड़ा है। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, मुस्लिमों के हितों की रक्षा करना, उनको अच्छे सरकारी पदों बैठाना। तीसरा क्वेश्चन, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। दांडी यात्रा का उद्देश्य कथी था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था, और सरकार को बताना था कि नमक पर कर बढ़ाना उचित नहीं है। फिर गिरमिटिया मजदूर कौन थे, इन्हें विशेषकर किन कार्यों में लगाया जाता था। तो गिरमिटिया मजदूर प्रवेश किया, औपनिवेशिक देश के ऐसे श्रमिक जिन्हें एक निश्चित समय के लिए ले जाया जाता था, अपने जहां अंग्रेज शासन करता था वो उनको लगाया था, गन्ना खेती में लगाया जाता था। तो फिजी हुआ, जमैतो हुआ, त्रिनाद टाइप के उद्देश्य वहां हुआ, ठीक है। अगला कुछ निरोधीकरण से क्या समझते हैं। तो निरोधीकरण मतलब है कि जब बड़ा बड़ा मशीन का आविष्कार हुआ, बड़ा बड़ा उद्योग लगा था, छोटे छोटे उद्योग क्या हुआ, बंद होने लगे। जो हाथ से बनता था सामान वो उसके जगह क्या हुआ, मशीन से बनने लगे। समझ गया? फिर आर्थिक संघर्ष से क्या समझते हैं। आर्थिक संघर्ष मतलब है कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, कृषि, उद्योग, व्यापार, ठीक है, का मार्ग अवरुद्ध हो जाए, इनका दिवालिया निकल जाए, बैंक का दिवालिया निकल जाए, उद्योग कंपनी बंद हो जाए, वस्तु और मुद्रा की कोई कीमत न रह जाए, उसको कथी कहेंगे, आर्थिक संघर्ष। फिर कहता है इनकविजिशन से क्या समझते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इनकविजिशन माने क्या होता है कि यह एक धार्मिक अदालत थी, जो नास्तिकों लोगों को दमन किया जाता, उनको प्रताड़ित किया जाता था कि वो धर्म के विरोध न जाए, ठीक है। फिर खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, मतलब है कि ब्रिटेन जब प्रथम विश्व हुआ तो ब्रिटेन तुर्की को पराजित कर दिया, और वहां के सुल्तान था उसको पद से हटा के दिया, जिसके कारण भारत के मुसलमान क्या हुआ, सड़क पर उतर गए, किसके खिलाफ, अंग्रेज के, ब्रिटेन के खिलाफ। राष्ट्रवाद क्या मतलब है कि जो व्यक्ति जिस जगह जन्मता है उसको वहां से अपने आप प्रेम हो जाता है, चाहे उसकी भाषा हो या पहचान हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी है, तुरंत समझावे की है कि बहुत ही दयनीय था उनकी स्थिति, उनके पास भूमि नहीं था खेती करने के लिए, पुराने ढंग से खेती कर घाटा लग जाता था। समझ गया ना? देखो जितना क्वेश्चन बतलाया है इसमें के, जितना क्वेश्चन तुम लोग को बताया है उस सबको ना इससे पहले भी हम लिखवाले होंगे सब क्वेश्चन, लेकिन नहीं, जो जो पढ़ा है उसको अपना भाषा में तोड़ के किस प्रकार तुम अपना मन से, अपना दिमाग से तुम तोड़ सकता है, क्योंकि परीक्षा में तुमको अपना मन से तोड़ना पड़ेगा, वहां अपना मन से लिखना है। रट्टा चीज का किताब से तक से कभी रखना नहीं, ठीक है। क्लियर होना गया?
हाँ, जो भी बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, वो लाइक सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दीजिए, आप लोगों को आगे वीडियो मिलता रहे।